नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत का सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलने पर अब सियासी संग्राम शुरू हो गया है। राहुल गांधी पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पीड़ित साहिल की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राहुल गांधी ने इसे न्याय का पहला कदम बताया और बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी पूछ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया और एक पूर्व जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जब देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले की जांच कर रही है, तो राहुल गांधी पुलिस स्टेशन के बाहर कैमरों के सामने बैठकर क्या साबित करना चाहते थे? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस वंदे मातरम पर घिर चुकी है, जनता जवाब मांग रही है। इसी फजीहत से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी नया ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस ने राष्ट्रगीत विवाद से निकलने के लिए नया राजनीतिक मुद्दा चुना है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ राहुल गांधी के धरने पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राहुल गांधी प्रदर्शन के दौरान घायल छात्र साहिल को साथ लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज होने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। कहा, जब तक मामला दर्ज नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मामला बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत दर्ज किया गया। धारा 118 खतरनाक हथियार या साधन से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ी है, जबकि धारा 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से संबंधित है। एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये न्याय का पहला कदम है। ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है, 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस धरने को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। कांग्रेस वंदे मातरम पर गिर चुकी है, जनता जवाब मांग रही है। इस फजीहत से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी नया ड्रामा रच रहे हैं। आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है, वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में ये भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली।
राहुल गांधी ने जिस तरह से छात्रों के आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ अचानक मोर्चा खोला, उससे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने राष्ट्रगीत विवाद से निकलने के लिए नया राजनीतिक मुद्दा चुना। पैलेट गन मामले की जांच जरूरी है, लेकिन इसकी टाइमिंग ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और कांग्रेस की रणनीति आखिरकार क्या है और कांग्रेस क्या चाहती है। वाकई में वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस घिरती नजर आ रही थी, उसके बाद कांग्रेस को लगा कि एक ये स्ट्रैटेजिक मूव होना चाहिए। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भारत एक्सप्रेस पर। संजय जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। क्या लगता है कि वंदे मातरम को लेकर जो कुछ इस वक्त हो रहा था, और कांग्रेस ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद ये क्लियर किया कि भाई हम 2 ही पैरा यानी कि 2 ही अंतरे गाएंगे, उसके अलावा नहीं, और इसको लेके कानून बन चुका है। तो ये जिस तरीके का विरोध एक तरीके से कांग्रेस ने किया, उसके बाद कांग्रेस को ये लगा कि ये मुद्दा बढ़ सकता है, क्योंकि बीजेपी ने पलटवार किया था, और उसी की वजह से आज का जो सियासी पूरा देखने को मिला समीकरण, जो सियासी इतना सब कुछ आज राजधानी दिल्ली में हुआ, ये हलचल, क्या इसी का नतीजा थी कि मुद्दे से भटकाना है? देखिए, वंदे मातरम को लेकर के तो एक डिस्कोर्स में चीजें आ ही गई है। जब आपको केरला में ऑफिशियली जब इसको नहीं गाया गया, वो विजुअल को लेकर के बातें हो रही हैं कि वो जो कांग्रेस मुख्यालय में क्या वो गाए गए नहीं गाए गए, या सोनिया गांधी जी की प्रतिक्रिया को लेकर के तरह तरह की चीजें हो रही है। अब ये तो कांग्रेस इसको मान नहीं रही है और बीजेपी एक तरह से उन पर कह रही है कि नहीं है। 2 स्टेंजा के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को इशारा किया गया और इस तरह से चीजें, जब एक्ट बन गया है तो गाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप कानून का उल्लंघन तो नहीं कर सकते हैं। आपका जब राष्ट्रीय गीत के रूप में संसद में बहस हुई, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जब उनको सिग्नेचर करके एक्ट का रूप दे दिया, तो वो तो कानून है, उसको तो मानना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, वो कुछ अपनी परंपरा की बात जो करने की 37 में क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, लेकिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, तो उन्होंने तो बड़ा सम्मान के साथ कहा कि मैं राष्ट्रगान के ही बराबरी का दर्जा राष्ट्रगीत को भी देता हूँ। तो ये तो है, जिस देश के पास राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान या जो हमारा जो तिरंगा के प्रति जो सम्मान है, इसको तो लेकर के अगर किसी भी तरह का आप अपने तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर तो जाएंगे ही। रह गई बात कि जब सुप्रीम कोर्ट, जो बार बार आपके क्लिपिंग्स पे आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब एक हाई पावर कमेटी बना दी, पैलेट गन तो चली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया नहीं दिया, ये अब सारे जांच के दायरे में आ गए। दूसरी चीज कि जब मेडिकल कॉलेज ने भी, चाहे वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो या सफदरजंग हो, उन्होंने कहा कि हाँ पैलेट गन चली, तो जांच में तो चीजें आ ही जाएगी ना कि आखिर पैलेट गन चलाने का आदेश जब स्टेशन डायरी में वो जो सांगमान है डिप्टी कमांडेंट, उन्होंने जब दर्ज किया कि हाँ पैलेट गन चली, डीसीपी के आदेश से चली, किनके आदेश से चली, उन्होंने तो स्टेशन डायरी में मेंशन किया होगा, पैलेट गन तो चली। और 14 अगस्त को ऑलरेडी जब वो एफआईआर दर्ज करा दिए गए थे, 15 अगस्त को शायद छुट्टी होगी, तो स्वाभाविक है कि वो एफआईआर दर्ज नहीं होने का कहाँ सवाल उठता है। नहीं, पर सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र आपने भी किया और बीजेपी कह रही है कि जब एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित हो गई है, पूर्व जज जिसकी अध्यक्षता करेंगे, तो उसके बाद फिर ये सियासी ड्रामा क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। निरंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन जी, क्या वाकई में मुद्दे से भटकाने की राजनीति अब कांग्रेस कर रही है? क्योंकि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके की तस्वीर 15 अगस्त की सामने आई, जिस तरीके से सोनिया गांधी ने एक विरोध जताया कि जब वंदे मातरम गीत वहाँ पर बजाया जा रहा था, गाया जा रहा था, तो उसके बाद अब कांग्रेस को लगा कि नहीं, ये गलती हो गई, चूक हो गई, इसलिए फिर से वो छात्रों का मुद्दा। देखिए श्रद्धा जी, मेरा यह मानना है कि इसमें 2 पहलू है, एक राजनीतिक पहलू और एक कानूनी पहलू।
और अगर मेरा यह मानना है कि दोनों चीजों को अगर आप घाल-मेल करेंगे तो कहीं ना कहीं, जैसे वो कहा जाता ना कि अगर किसी बात का आप गलत अर्थ निकालते हैं तो वो अनर्थ कहलाता है। तो उसी तरीके से अगर आप दो चीजों को अगर आप मिक्स करके देखेंगे तो उसका सारांश कहीं कुछ और ही निकल करके आएगा। पहली बात, अगर मैं राजनीतिक बात करूं तो आप मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस क्या कोई एनजीओ है? कांग्रेस तो राजनीतिक पार्टी है। राहुल गांधी जी कोई यहाँ पे समाज सेवा करने की, केवल समाज सेवा करने के लिए उतरे हैं? भाई राहुल गांधी जी भी अपने स्तर की, अपने हिसाब से, उनके विवेक से जो उनको ठीक लगता है, वो अगर राजनीतिक व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा तो फिर वो राजनीतिक व्यक्ति क्या दूसरी पार्टियों या अपने जो प्रतिद्वंद्वी हैं या अपनी जो उनके जो राइवल राजनीतिक पार्टी है, क्या उनकी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है या अपनी पार्टी चला रहे हैं? तो इसमें अगर राजनीतिक पहलू से देखें तो मुझे इसमें भी कोई इसमें आपत्ति नहीं लगती। और रही बात कानूनी पहलू, तो श्रद्धा जी आपको मैं एक चीज बताऊं, जिस तरीके से कोई भी घटनाक्रम होता है, उस घटनाक्रम के अंदर जब अपराध घटित होता है तो हमारे यहाँ कानून और संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का एक, समझ लीजिए, परंपरा है कि पुलिस जो है वो सो मोटो अपने आप भी कई बार एफआईआर दर्ज करती है। और यहाँ पे बात अगर 20 जुलाई की करें तो 20 जुलाई के बाद में जब पुलिस के सामने ये संज्ञान आया कि भाई किसी आदमी के ऊपर पैलेट गन चली, किसने आदेश दिया नहीं दिया वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी के साथ ये चीज हुई है, तो उसकी मेरे हिसाब से पुलिस को अपने आप सो मोटो लेकर के और उसकी एक एफआईआर दर्ज करके और उसकी एक जांच समिति बनाते और वो जांच करती, और उस जांच के अंदर अगर कोई वास्तव में कोई दोषी था तो उसका निवारण करते, अगर कोई दोषी नहीं था तो वो ऐसे बताते कि हमारी जांच के अंदर ये चीज निकल करके आई है। और अगर मान लीजिए उसके अंदर कोई आदमी, किसी ने आदेश दिया, तो वो ये चीज बताते कि भाई आदेश से हुआ, बिना आदेश से हुआ। लेकिन आप न्याय की अवधारणा की अगर बात करें तो आज आप मान लीजिए कोई पुलिस वाला मेरे या किसी एक साधारण व्यक्ति को रोक करके अगर उसके साथ कुछ घटित करने का प्रयास करे तो क्या फिर उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या पुलिस जो कहेगी वही मान लिया जाएगा? हमने किसी ने भी ये नहीं कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। दो चीजें बीजेपी ने कही कि एक तो धरने की परमिशन नहीं ली, जो कि एक पूरा रूल है कि परमिशन लेनी होती है। दूसरी बात कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देख रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर इससे अच्छा तो जितना समय आज जिस चीज पर ऑलरेडी एक पूरी बेंच बैठा दी गई है जिसके बारे में देखने के लिए, इससे अच्छा तो किसी और चीज को लेकर राहुल गांधी किसी और मुद्दे को उठाते तो किसी और का भी भला हो जाता। ये होना चाहिए था। जिस तरीके से निरंजन जी ने कहा कि भाई तो क्या इसमें गलत क्या है, अगर एफआईआर नहीं लिखी गई थी तो अगर उसके बारे में फॉलो अप लिया या उसके बारे में बात की तो राहुल गांधी ने कुछ गलत इसमें नहीं किया, ये करना चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल, अगर मामला सब जुडिस है, हाई लेवल कमेटी भी बन गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति एफआईआर कराना चाहता है, एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें जांच में क्या चीजें आएंगी, वो तो बजाते सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर ही कर रही है। याचिका पर ही तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जिस याचिका पर सुनवाई हुई, उसी सुनवाई के बाद तो ये हाई लेवल कमेटी बनी, जिसमें जो रिटायर्ड जज हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के, एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिटायर्ड है, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं, एक रिटायर्ड डीजीपी हैं। इतने हाई लेवल कमेटी की बात कि किन परिस्थितियों में ये पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और जांच करके क्या बताएगी। लेकिन आपको न्याय कहाँ से मिलनी है? न्याय तो उसी सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। बिल्कुल। तो जब सुप्रीम कोर्ट से मिलनी है और सुप्रीम कोर्ट खुद इसको कॉग्निजेंस ली है, सुप्रीम कोर्ट खुद इसके लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है, सुप्रीम कोर्ट खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के अलावा और क्या था? ये राहुल गांधी जी जो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे, वहां जाकर के थाने पर वो घड़ी देख रहे थे कि मैं 11:30 बजे आया, और ये बताना चाहते, होता क्या है कि कभी कभी युवाओं के गुस्से का वो लाभ लेना चाहते, उसको अपनी पूंजी के लेकिन यहाँ पर एक और सवाल होता है। चलिए, राजनीति में तो ये सब कुछ चलता रहता है, ये तो होता है, चलो ये आवाज उठा रहे हैं, मैं तो इसका भी कह रही हूँ कि चलो अच्छी बात है, भले ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है पूरा मामला, लेकिन उसके बावजूद। पर निरंजन जी, एक सवाल कि झारखंड में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, झारखंड में जो कुछ हुआ था, कि अगर सारे छात्र सेम ही हैं कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, तो उस पर भी क्यों नहीं सवाल करते? और वहां तो मुझे लगता है अगर वो सवाल करेंगे झारखंड में आसानी से जवाब भी मिलेगा, वहां पर क्यों नहीं बात? तो ये दोहरा रवैया क्यों? देखिए श्रद्धा जी, ऐसा है,
दोनों बातों का मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो जो जिस तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी की हम बात कर रहे हैं, भाई मेरा तो ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को हाई पावर कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर मान लीजिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस अगर उसकी 21 तारीख को एफआईआर दर्ज कर लेती और उसके बाद में उसके ऊपर एक प्रॉपर जांच बिठा दी थी और लोगों को अगर उसके उससे लगता कि भाई कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है, इसके अंदर कोई किसी प्रकार की कोई बायस नहीं है, जिसके लिए कोई भी पुलिस अधिकारी बाध्य है, यानी कि उसका वो कर्तव्य है, अगर वो चीज होती तो मेरे हिसाब से मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था। पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर और जोड़ देता हूं, और वो ये है कि क्या हर आदमी अब सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहीं से हमें न्याय मिलेगा? भाई कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ही करने लगेगा तो फिर दिल्ली पुलिस और ये इन सब का तो फिर ये तो महत्वहीन हो जाएगी ना सारी चीजें। सुप्रीम कोर्ट या आदमी कोर्ट में तब जाता है जब उसके साथ घटित किसी भी अपराध के लिए पुलिस उसको न्याय नहीं देती, तब आदमी 156(3) में कोर्ट में जाकर के न्याय में गुहार लगाता है कि जी पुलिस को आदेश दीजिए लेकिन कि न्याय मेरे तो साथ सुप्रीम हुए कोर्ट अन्याय के लिए एक एफआईआर न्याय दर्ज की की ही जाए। गुहार पहली लग बात। रही है ना निरंजन जी, बात तो न्याय की ही हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का तो वही काम है। मैं देखिए, मैं तो किसी पार्टी के पक्ष या किसी पार्टी के विपक्ष की बात नहीं कर रहा। मैं तो एक देश के अंदर जो न्याय की अवधारणा है, एक सामान्य मानवी के लिए जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था करके दी है, हमारे सिस्टम के अंदर जो एक वही बात संजय जी और मैं भी कह रहे हैं। प्रचलित है। हाँ, अब दूसरी बात जो आपने झारखंड की कही, देखिए दोनों चीजों को फिर आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। झारखंड के अंदर गोली नहीं चली, झारखंड के अंदर कोई पैलेट गन नहीं हुआ, झारखंड के अंदर जिस तरीके से बल प्रयोग हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चले, निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं, कहीं पे भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऐसा कौन सा धरना प्रदर्शन है जहां पे ये सब चीजें नहीं होती। और दिल्ली के अंदर भी जब ये इन चीजों का बल प्रयोग हुआ था, हम सरकार के साथ थे, सरकार से सहमत थे। दिल्ली पुलिस के लिए हम स्वयं इस चीज से सहमत थे कि भाई जब प्रदर्शनकारी या समझ लीजिए लोग जब अपनी सीमाओं को लांघ करके जब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाए तो उनको नियंत्रण करने के लिए जो उपाय दिल्ली में तो ये कहा था कि संसद उखाड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में तो ये कहा था संसद उखाड़ देंगे। दिल्ली में तो ये तक कहा गया था कि संसद उखाड़ देंगे। इससे पहले भी झारखंड को लेकर मुझे लगता है संजय जी आप भी थे उस डिबेट में जब बात हुई थी कि वहां की विधानसभा की रक्षा की बात अलग और संसद की रक्षा की बात अलग। आप कह रहे हैं कि मिक्स मत करिए। मैं नहीं मिक्स कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ छात्र तो समान ही है ना सबके लिए। नहीं देखिए, ऐसा है, छात्र समान है। और जो स्थिति हुई है झारखंड में भी कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें छात्राओं पर जिस तरह से बर्बर हमले हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, जिस तरह से लाठियों से पीटी गई है, तस्वीरें तो झूठ नहीं ना बोलती है। सिलेक्टिव हम लोग हो जाते हैं ना। 100 मीटर की दूरी पर वहां भी तो एफआईआर का मतलब क्या होता है? एफआईआर का मतलब होता है जांच की शुरुआत, दोष सिद्ध नहीं होगा। और झारखंड को लेकर के जो आप सवाल उठा रही हैं कि अगर छात्र 22 पेपर वहां पर लीक हुए हैं, अगर आज को हम लोग सेलेक्टिवनेस में नहीं देखें कि दिल्ली के जंतर मंतर के छात्र वो चांद के छात्र हैं और झारखंड के छात्र वो जमीन के छात्र हैं, हम लोग दोनों को एसओपी मैं भी समझता हूँ और एसओपी देश के हर व्यक्ति समझता है, बिल्कुल एसओपी का पालन होना चाहिए। लेकिन एसओपी में जब वो कहा गया कि किन परिस्थितियों में झारखंड में लाठीचार्ज हुआ और किन परिस्थितियों में जंतर मंतर में वो जो सांगवान है डिप्टी कमांडेंट उनको पेलेट गन चलानी पड़ी, दोनों की परिस्थितियों का तो जवाब अब मिलेगा ना। जब उसके लिए बाकायदे कमेटी बन गई है तो वो तो जवाब उनको देना पड़ेगा, जो भी उसके लिए वो अधिकृत होंगे जिन्होंने आदेश दिया होगा पेलेट गन चलाने का। ऐसा थोड़े कि पेलेट गन चलाना नहीं है। जब लगता है कि हमने सारे एसओपी, बैरिकेटिंग, वाटर कैनन, टीयर गैस, उसके बाद लाठीचार्ज, सब कुछ मेरा फेलियर हो गया और पैलेट, तो ये बहुत अच्छी बात संजय जी, बहुत अच्छी बात। तो मैं कह रहा हूँ चाहे वो झारखंड के छात्र हो या जंतर मंतर के छात्र हो, ये जब जुडिशियल इंक्वायरी इसकी चल रही है तो दोनों जगह इनको बताना होगा कि आखिर परिस्थितियां क्या थी, किस तरह। लेकिन ऐसा नहीं है कि झारखंड में बर्बरता नहीं हुई है। झारखंड में बस बच्चों को लेकर के और एक बैरिकेटिंग बना दी गई और झारखंड में एसओपी का पालन हुआ और जंतर मंतर पर एसओपी का पालन नहीं हुआ। निरंजन जी जवाब दे दीजिए। निरंजन जी का समय कम है, अब जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसा है
सरदार जी, मैं जो आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई झारखंड के अंदर अगर आपको लगता है कहीं अन्याय हुआ है तो आप वहां पे जाकर के वहां पे आप भी आवाज उठा सकते हैं। मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं कि आप झारखंड में आवाज मत उठाइए, वहां एफआईआर दर्ज मत करवाइए, वहां जिन लोगों ने प्रताड़ना करी है उनके लिए आप न्याय मत मांगिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हर जगह जब आप जब दोहरे मापदंड की बात कर रहे हैं तो दोहरा मापदंड तो आपको यहां जंतर मंतर पे भी दिखाई देगा। सरदार जी, आपको सबको जानकारी है कि भाई किस तरीके से 6 तारीख को वहां पे सोनम वांगचुक जी वहां पे भूख हड़ताल पे बैठे, सरकार 18 तारीख तक सरकार ने उनकी सुध तक नहीं ली। उसके बाद में 19 तारीख को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बदले गए और उसके बाद में दंप के घोड़े पे सवार जो दिल्ली केंद्र सरकार है उसने किस तरीके से दिल्ली पुलिस भेज करके और जिस तरीके से उनको वहां उठा करके सोनम वांगचुक जी को उठवा करके और हॉस्पिटल के अंदर जमा करवाया। मैं आपको हाँ, शब्दों तो का थोड़ा ठीक सा है, वो आप सबने देखिए, देखी उनको थी वो जमा तस्वीर। करवाया, पोटली में निरंजन जी, बांध करके उनको ले गए। तो कहने का तात्पर्य यह है, इतना दम्भ और इतना अहम और वहम किसी भी हमारे लोकतंत्र के अंदर, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे दिल्ली प्रदेश की सरकार हो, चाहे सेलेक्टिव तो हो दिल्ली रही है। संजय केंद्र जी की की इस सरकार बात से तो मैं सहमत हूँ कि सेलेक्टिव। संजय जी, बहुत कम समय है, बताइए। मैं बता रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति फास्ट पर है तो उस स्थिति में अगर उसके बॉडी से कीटोन बॉडी आ रहा है, अगर वो व्यक्ति लगता है कि अब उसमें सर्वाइवल का चांसेस कम है, कोई ऑर्गन फेलियर की स्थिति होती है, बहुत सारे लोग देश में भूख हड़ताल करते हैं, वैसी स्थिति में सरकार, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वो चाहे न चाहे उनको हॉस्पिटलाइज कराया जाए। बिल्कुल। और ये कोई जबरदस्ती उनके साथ नहीं की गई है। वो कीटोन बॉडी का टेस्ट आया था। हाँ। और जिसमें पोटेशियम का लेवल कम गया था, उनका कीटोन बॉडी उनके पेशाब में आ रहा था। क्या वैसी स्थिति में सोनम वांगचुक को छोड़ दिया जाता? बिल्कुल। और अगर उनको कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाता तो फिर ये होता कि सुध ही नहीं ली, उत्पन्न ही नहीं होने देते। तो चित्त भी अपनी पट भी अपनी वाली बात हो गई ना निरंजन जी। नहीं, लेकिन अगर आज स्थिति में ले जाकर के वहां पर उनको हॉस्पिटल में 6 तारीख से लेकर 18 तारीख तक उनको भूख हड़ताल करनी ही क्यों दी? उससे पहले ही चर्चा कर लेते। चर्चा करने की, और सरकार भी अपने हिसाब से चलेगी ना। अगर सब ये अगर ये सोचे कि हम सरकार चला ले, सरकार से हर बात कह के कि जी अब ऐसा कर दो, जी अब ऐसा कर दो, वो भी मुमकिन नहीं है। ये आपको समझना होगा। पर सेलेक्टिव तो हो रहे हैं, ये समझना होगा। खैर, अब मुद्दे से भटकाने की राजनीति है या क्या कुछ, आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भारत एक्सप्रेस को समय देने के लिए। और इसी के साथ भारत का सवाल में इतना ही। बाकी खबरों की लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।